नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है पॉइजनिंग। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो टॉपिक्स कवर्ड हैं टाइप्स यानी पॉइजनिंग कितने प्रकार की होती है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके लक्षण क्या हैं, इसके बाद एंटीडोट्स यानी इसका इलाज कैसे होता है, और आखिर में DPIC यानी ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग पॉइजनिंग। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि पॉइजनिंग आखिर होती क्या है। फिर नंबर 2, टाइप्स एंड रूट्स, यानी ये कितने तरह की होती है और शरीर में कैसे एंटर करती है। इसके बाद नंबर 3, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉइजनिंग, यानी इसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं। फिर हम बात करेंगे नंबर 4, एंटीडोट्स, द काउंटर एजेंट्स के बारे में, मतलब इसके तोड़ या इलाज क्या हैं। नंबर 5, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, और आखिर में नंबर 6, DPIC सर्विसेज ओवरव्यू, कि ये सेंटर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग पॉइजनिंग। जैसा कि टाइटल बता रहा है, अ फाउंडेशनल लुक एट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉइजन एंड वेयर वी माइट एनकाउंटर देम। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर समझेंगे कि पॉइजन क्या चीज़ है और ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। पहली लाइन है, अ पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू योर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा सब्सटेंस यानी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो उसे हम पॉइजन कहते हैं। सिंपल शब्दों में, जो चीज बॉडी को नुकसान पहुंचाए वो पॉइजन है। अब अगला पॉइंट है, यू माइट स्वॉलो इट, इनहेल इट, इंजेक्ट इट और एब्जॉर्ब इट थ्रू योर स्किन। यानी ये शरीर में कई तरह से जा सकता है। स्वॉलो इट मतलब निगल सकते हैं, इनहेल इट यानी सांस के जरिए अंदर जा सकता है, इंजेक्ट इट मतलब इंजेक्शन के थ्रू, और एब्जॉर्ब इट थ्रू योर स्किन मतलब त्वचा या स्किन के जरिए भी ये सोखा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आखिर में है, एनी सब्सटेंस कैन बी पॉइजनस इफ टू मच इज टेकन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, आम से आम चीज भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले ली जाए तो वो पॉइजन बन सकती है। अब देखते हैं कि पॉइजन्स में क्या क्या शामिल हो सकता है। पहला पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर मेडिसिन्स टेकन इन डोजेस दैट आर टू हाई, यानी वो दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख कर देते हैं या जो बिना पर्चे के मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा डोज में ले लिया जाए तो वो भी पॉइजन बन जाती हैं। नेक्स्ट, ओवरडोजेज ऑफ इलीगल ड्रग्स। ये तो साफ है कि जो इलीगल ड्रग्स हैं उनका ओवरडोज भी पॉइजनिंग का एक बड़ा कारण है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम गैस अप्लायंसेस। हमारे घरों में जो गैस के उपकरण होते हैं जैसे गीजर या हीटर, उनसे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत जहरीली हो सकती है। आगे है हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज लॉन्ड्री पाउडर और फर्नीचर पॉलिश, मतलब घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कपड़े धोने का पाउडर या फर्नीचर पॉलिश, ये भी जहरीले हो सकते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जो खेती में यूज होते हैं, और इंडोर और आउटडोर प्लांट्स, कुछ पौधे जो घर के अंदर या बाहर लगे होते हैं वो भी पॉइजनस हो सकते हैं। और आखिर में मेटल सच एज लेड एंड मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी जैसे धातु भी शरीर में जाकर गंभीर पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि पॉइजन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है टाइप्स एंड रूट्स। जैसा टाइटल कह रहा है, हाउ पॉइजन्स एंटर द बॉडी, यानी इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि पॉइजन शरीर में किन किन रास्तों से दाखिल होता है। इस स्लाइड में हम 2 रूट्स देख सकते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन। जैसा कि आप इस इलिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, एक इंसान बॉटल से कुछ पी रहा है। तो इंजेक्शन पॉइजनिंग का मतलब होता है जब कोई जहरीला पदार्थ मुंह के रास्ते यानी निगल कर शरीर के अंदर चला जाए। ये सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा है इनहेलेशन। इस डायग्राम में फेफड़े यानी लंग्स दिखाए गए हैं। इसका मतलब है जब कोई जहरीली गैस या धुआं सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो उसे इनहेलेशन पॉइजनिंग कहते हैं। अब आगे के रूट्स देखते हैं। तीसरा है इंजेक्शन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें एक सिरिंज दिखाई गई है। इसका मतलब है जब कोई पॉइजन इंजेक्शन के जरिए सीधा हमारे खून में डाल दिया जाए। चौथा है एब्जॉर्प्शन। इस डायग्राम में स्किन के ऊपर कुछ गिरते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब है जब कोई केमिकल हमारी स्किन या त्वचा के कांटेक्ट में आकर स्किन उसे सोख लेती है और वो शरीर के अंदर चला जाता है। और पांचवा है रेडिएशन। ये तब होता है जब शरीर बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आ जाए। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा स्टिकी नोट है जिस पर लिखा है रिमेंबर द रूट्स, और एक ट्रिक दी गई है 3 आईज एंड AR। ये इन 5 रूट्स को याद करने का एक आसान तरीका है। 3 आईज हैं इंजेक्शन,
इनहेलेशन और इंजेक्शन, फिर ए से है एब्जॉर्प्शन और आर से है रेडिएशन। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो अब तक हमने जाना कि पॉइजन क्या है और शरीर में कैसे जाता है। अब हमारा अगला सेक्शन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉइजनिंग। सब टाइटल है द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर। इसका मतलब है कि इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जब पॉइजनिंग होती है तो उसके क्या क्या लक्षण या संकेत शरीर में दिखाई देते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है वो साइंस और सिम्टम्स जो पॉइजनिंग के बाद दिखते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है 1 लोकल इफेक्ट्स। लोकल इफेक्ट्स का मतलब होता है वो असर जो सिर्फ उस जगह पर होता है जहां पॉइजन शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर पॉइजन आई में गया तो आंखों में जलन या लाली हो सकती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी मुंह, नाक या गले के कांटेक्ट में आया तो वहां जलन होगी। अगर स्किन पर गिरा तो त्वचा जल जाएगी। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया, जैसे कोई जहरीली गैस, तो सांस की नली में जलन या सूजन आ सकती है। लोकल इफेक्ट्स के बाद अब आते हैं 2 पॉइंट सिस्टेमिक इफेक्ट्स। सिस्टेमिक का मतलब होता है वो असर जो किसी एक जगह पर न होकर पूरे शरीर पर, पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इसमें क्या क्या शामिल है, चलिए देखते हैं। पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। इसका मतलब है पेट और पाचन तंत्र से जुड़े लक्षण, जैसे उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ी समस्याएं, जैसे दिल की धड़कन का तेज या धीमा हो जाना। तीसरा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ होना। चौथा रीनल सिम्टम्स। रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी किडनी पर असर होना। पांचवा लिवर सिम्टम्स, लिवर पर असर होना। छठा हेमेटोलॉजिक सिम्टम्स। हेमेटोलॉजिक मतलब खून से संबंधित, जैसे खून का न जमना या ब्लीडिंग होना। और आखिर में मेटाबॉलिक सिम्टम्स, मतलब शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ना। अब आते हैं तीसरे टाइप के इफेक्ट्स पर। 3 सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। इसका मतलब है हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले असर। ये काफी गंभीर हो सकते हैं। चलिए इनके लक्षण देखते हैं। पहला कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और हैलुसिनेशंस, मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसे जगह या समय का अंदाजा नहीं रहता, या उसे ऐसी चीजें दिखती या सुनाई देती हैं जो असल में हैं ही नहीं। दूसरा सीजर्स और कन्वल्शंस, इसका मतलब है दौरे पड़ना। तीसरा कोमा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बेहोश हो जाना या कोमा में चले जाना। चौथा एजिटेशन, रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी, मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट या चिंता होना। पांचवा डिप्रेशन, ड्राउजीनेस और लेथार्जी, यानी उदासी, बहुत ज्यादा नींद आना या सुस्ती छा जाना। और आखिर में मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इसका मतलब है याददाश्त कमजोर हो जाना या सोचने समझने की शक्ति में कमी आना। चौथा और आखिरी टाइप का इफेक्ट है 4 कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारे हार्ट यानी दिल और ब्लड वेसल से जुड़े असर हैं। पहला लक्षण है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, यानी सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होना। दूसरा इरेगुलर और रैपिड हार्टबीट, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, या तो बहुत तेज या अजीब तरह से चलना। तीसरा लो ब्लड प्रेशर और शॉक, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा गिर जाना, जिससे शरीर शॉक की स्थिति में जा सकता है। चौथा पल्मोनरी इडिमा और फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स, इसका मतलब होता है फेफड़ों में पानी भर जाना। और सबसे गंभीर कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ, यानी दिल का अचानक काम करना बंद कर देना, जिससे तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो हमने पॉइजनिंग के इतने सारे खतरनाक इफेक्ट्स देखे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका कोई इलाज है? क्या इस जहर के असर को खत्म या कम किया जा सकता है? बिल्कुल, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में, जिसका नाम है एंटीडोट्स द काउंटर एजेंट्स। यहाँ हम समझेंगे कि एंटीडोट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए सबसे पहले एंटीडोट की डेफिनेशन समझते हैं। पहली डेफिनेशन है अ मेडिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ पॉइजन और अ डिजीज फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। इसका मतलब है कि एंटीडोट एक ऐसी दवाई है जो पॉइजन को अपना असर दिखाने से प्रिवेंट करती है, यानी रोकती है। दूसरी डेफिनेशन कहती है एंटीडोट्स आर एजेंट्स दैट निगेट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन और टॉक्सिन। निगेट करने का मतलब होता है असर को बिल्कुल खत्म कर देना, उससे शून्य या नलिफाई कर देना।
तो सिंपल शब्दों में एंटीडोट वो एजेंट है जो पॉइजन के असर को बेअसर कर देता है। अब देखते हैं कि एंटीडोट्स काम कैसे करते हैं। इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन होते हैं। पहला स्टेप है 1. प्रिवेंटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन। मतलब एंटीडोट सबसे पहले कोशिश करता है कि जहर शरीर में अब्जॉर्ब ही ना हो, यानी खून में मिले ही नहीं। दूसरा स्टेप 2. बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द पॉइजन। अगर पॉइजन अब्जॉर्ब हो भी गया है तो एंटीडोट उसके साथ बाइंड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है, और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसके असर को खत्म कर देता है। तीसरा स्टेप 3. एंटागनाइजिंग इट्स एंड ऑर्गन इफेक्ट। इसका मतलब है पॉइजन जिस ऑर्गन पर, जैसे कि हार्ट या ब्रेन पर असर करने जा रहा है, एंटीडोट उस असर को रोक देता है। और चौथा स्टेप 4. इनहिबिशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द टॉक्सिन टू मोर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। कई बार पॉइजन शरीर में जाकर और भी ज्यादा जहरीले पदार्थों में बदल जाता है। एंटीडोट इस प्रोसेस को भी रोक देता है। चलिए अब एंटीडोट्स के टाइप्स देखते हैं। इस टेबल में पहले 3 टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला नंबर 1 है केमिकल एंटीडोट्स। डिस्क्रिप्शन में लिखा है These are substances that can chemically neutralize the effects of a poison। यानी ये ऐसी चीजें हैं जो पॉइजन के साथ सीधे केमिकल रिएक्शन करके उसके असर को खत्म कर देती हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिडिक पॉइजन्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरा टाइप है नंबर 2 फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। डिस्क्रिप्शन है These are substances that can counteract the effects of a poison by affecting the body's physiological processes। इसका मतलब है ये एंटीडोट शरीर के नॉर्मल फंक्शंस पर असर डालकर पॉइजन के इफेक्ट को उल्टा कर देते हैं। जैसे ओपियोइड ओवरडोज में नैलोक्सोन दिया जाता है। तीसरा टाइप है नंबर 3 फंक्शनल एंटीडोट्स। डिस्क्रिप्शन है These are substances that can reverse the toxic effects of a poison by restoring normal bodily functions। यानी ये शरीर के उन फंक्शंस को ठीक कर देते हैं जिन्हें पॉइजन ने खराब किया है, जैसे इंसुलिन ओवरडोज होने पर ग्लूकोज देना। अब आगे के 2 टाइप्स देखते हैं। नंबर 4 है मैकेनिकल एंटीडोट्स। इसका डिस्क्रिप्शन है These are physical measures that can be taken to remove a poison from the body। यानी ये फिजिकल तरीके हैं जिससे पॉइजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल, जो पेट में जाकर टॉक्सिन्स को अपने ऊपर चिपका लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। 5वां टाइप है नंबर 5 इम्यूनोलॉजिकल एंटीडोट्स। डिस्क्रिप्शन कहता है These are substances that stimulate the body's immune system to produce antibodies that can neutralize the effects of a poison। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो खुद ऐसी एंटीबॉडीज बनाए जो पॉइजन से लड़ सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंटीवेनम, जो सांप के काटने पर दिया जाता है। और देखिए यहाँ एक स्टिकी नोट है जिसमें इन 5 टाइप्स को याद करने के लिए एक निमोनिक दिया गया है MCPFI। M से मैकेनिकल, C से केमिकल, P से फिजियोलॉजिकल, F से फंक्शनल और I से इम्यूनोलॉजिकल। इसे जरूर नोट कर लें। तो हमने एंटीडोट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन सोचिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सही जानकारी तुरंत कहाँ से मिलेगी? इसी के लिए होते हैं ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, और यही हमारा अगला सेक्शन है। तो चलिए DPIC के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी DPIC क्या है? ये है अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक, एक्यूरेट, अनबायस्ड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी ये एक ऐसी जगह है जहां से आपको दवाइयों और पॉइजन के बारे में बिल्कुल सही, विश्वसनीय और निष्पक्ष जानकारी मिलती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है? पहला है टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, ऑथेंटिक, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव ड्रग इंफॉर्मेशन। ये जानकारी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एडवाइज जनरल पब्लिक रिगार्डिंग सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ मेडिसिन्स। यानी आम जनता को सलाह देना कि दवाइयों का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से, प्रभावी ढंग से और सस्ते में कैसे किया जाए। अब एक DPI के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं और उसके पास जानकारी के क्या-क्या स्रोत होते हैं। पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। एक DPI के पास एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए, जैसे फार्मासिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, और उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होना जरूरी है जिसमें हर तरह की जानकारी हो। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये जानकारी कहाँ से देते हैं? इनके पास डेटाबेसेस होते हैं, इनके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इनके पास फ़ोन हेल्पलाइंस होती हैं जहां पर कोई भी कॉल करके एक्सपर्ट से सलाह ले सकता है।
चलिए अब डीपीआईसी के फायदे और नुकसान यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर एक नजर डालते हैं। पहले एडवांटेजेस। सबसे बड़ा फायदा है इंक्रीज्ड पेशेंट सेफ्टी। सही जानकारी मिलने से मरीजों की सुरक्षा बढ़ती है। दूसरा फायदा है इम्प्रूव्ड एजुकेशन। इससे डॉक्टर्स और आम लोगों दोनों को सही जानकारी मिलती है। और तीसरा टाइमली इन्फॉर्मेशन यानी जरूरत के वक्त तुरंत जानकारी मिल जाती है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला है कॉस्ट। ऐसे सेंटर को बनाने और चलाने में काफ़ी खर्च आता है। दूसरा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये हर शहर या हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते। और तीसरा है लिमिटेड स्कोप। हो सकता है कि कभी-कभी इनके पास किसी नए या रेयर पॉइजन की जानकारी ना हो। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो है डीपीआईसी सर्विसेज ओवरव्यू, अ डिटेल्ड लुक एट व्हाट अ डीपीआईसी ऑफर्स। इसमें हम विस्तार से देखेंगे कि एक डीपीआईसी आखिर क्या-क्या सर्विसेज या सेवाएं प्रदान करता है। चलिए डीपीआईसी की सर्विसेज की लिस्ट देखते हैं। इस स्लाइड पर पहली 7 सर्विसेज हैं। नंबर 1, चॉइस ऑफ थेरेपी, यानी बीमारी के लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर है इसकी सलाह देना। नंबर 2, मेडिसिन डोज, दवाई की कितनी मात्रा या डोज लेनी है ये बताना। नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, इलाज कितने दिन तक चलेगा इसकी जानकारी। नंबर 4, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके पास कोई दवाई है जिसका नाम नहीं पता तो उसकी पहचान करने में मदद करना। नंबर 5, थेरेप्यूटिक ऑल्टरनेटिव्स, अगर एक दवाई उपलब्ध नहीं है तो उसके विकल्प क्या हैं ये बताना। नंबर 6, ड्रग इंटरैक्शंस एंड देयर मैनेजमेंट, कौन सी दवाइयाँ एक साथ लेने से नुकसान हो सकता है और अगर ऐसा हो तो क्या करना है। नंबर 7, ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी प्रेगनेंसी और दूध पिलाने के दौरान कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी जानकारी देना। अब आगे की सर्विसेज देखते हैं। नंबर 8, डोज एडजस्टमेंट, यानी अगर किसी को किडनी या लिवर की बीमारी है तो उसके लिए डोज को कैसे कम या ज्यादा करना है। नंबर 9, ड्रग अपडेट्स, मार्केट में आने वाली नई दवाइयों के बारे में जानकारी देना। नंबर 10, इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, कुछ दवाइयाँ जो पाउडर फॉर्म में आती है उन्हें कैसे घोलना है उसकी जानकारी। नंबर 11, मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई को कैसे लेना है, खाना है, इंजेक्शन लगाना है या स्किन पर लगाना है। नंबर 12, स्पेशल ड्रग रिलेटेड प्रिकॉशन/वार्निंग्स, किसी खास दवाई से जुड़ी सावधानियों के बारे में चेतावनी देना। नंबर 13, पॉइजनिंग प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, पॉइजनिंग से बचने के तरीके बताना। और आखिर में नंबर 14, पॉइजन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करना है उसकी पूरी जानकारी देना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पॉइजनिंग यहीं पर समाप्त होता है।